हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई होगी और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो देखिए, अब तक हम इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, और कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि आप जो है हिंदी मीडियम में भी बनाएं। हिंदी मीडियम में तो आज इसलिए हम हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर फिजिक्स का 12th क्लास का शुरू करते हैं। और तो इसमें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने बिल्कुल अ, मतलब रेगुलर ध्यान दिया तो ये मैं मतलब आपको वादा करता हूँ कि आपको आपका कोर्स समय से ही पूरा कर देंगे। और यानी कि लगभग नवंबर से पहले पहले ये कोर्स पूरा हो जाएगा आपका। इसमें आपको सभी कुछ होगा। देखिए, थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, और उसके बाद नवंबर से फिर हम रिवीजन शुरू कर देंगे। तो जिससे आपको हमारा जो टारगेट है वो है आप कम वो है 90% से ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए। तो ये मेरा मेरा मतलब वो है, कमिटमेंट है। अगर आप ही कमिटमेंट करते हैं तो ये मैं बहुत शिद्दत के साथ आपकी पूरा करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसमें कहाँ से ये आवेश की परिकल्पना आई है। सबसे पहले हम विद्युत आवेश का मतलब जन्म कैसे हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, वो देखते हैं। तो इसको कहते हैं परिचय, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो आपने बहुत सारे जो पहले इसके एग्जाम्पल देखे होंगे। क्या, जैसे ऊनी वस्त्र हैं, आपके ऊनी वस्त्र, स्वेटर हैं, और अ, ये सिल्क के वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र। और देखिए क्या है, सिल्क के वस्त्र हैं, रेशम, सिल्क के और रेशम के वस्त्र हैं। तो इनको जब आप उतारते हैं रात को तो आपको चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे पदार्थ आपस में रगड़े जाने पर भी, जैसे कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को, नहीं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं हम एबोनाइट की छड़ को। और एम्बर एक को ऊन से रगड़ा जाता है, पीला रंग का कठोर पदार्थ होता है। तो ये सब क्या है, इनमें वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, जब कांच की छड़ को, या आप एक पेंसिल को बालों में रगड़ लीजिए अपने में और छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने लगता है। ठीक है, तो हम कर रहे थे, देखिए बात कर रहे थे रगड़ने की। तो रगड़ने से भी हल्की वस्तु, कागज के टुकड़ों आदि को उठाने की, भूसे के तिनके हैं उनको उठाने का गुण इसमें आ जाता है। और ये सबसे पहले हम इसके द्वारा इस घटना को सबसे पहले देखा था वैज्ञानिक थेल्स ने। विभिन्न वस्तुओं को रगड़ने पर क्या आ जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसमें इस घटना को सबसे पहले किसने नोट किया था, वैज्ञानिक थेल्स ने, महान वैज्ञानिक थेल्स ने नोट किया था इसको। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इसमें क्या है, रगड़ने पर विभिन्न वस्तुओं पर क्या आ जाता है, आवेश, क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ठीक है, रगड़ने पर। और चूंकि इसे क्या है, इसको रगड़ने से यानी कि घर्षण से आता है, घर्षण से जो आवेश आता है, तो घर्षण ही तो हुआ, तो घर्षण से क्या आता है, तो इसे घर्षण विद्युत का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, इसे दिया घर्षण विद्युत का नाम, घर्षण विद्युत। ठीक है, घर्षण विद्युत का नाम दिया इन्होंने क्योंकि ये इसमें आता है। और ये आवेश जो है मतलब कहीं को जाता नहीं है, ये आवेश कहीं को जाता नहीं है,
तो इसलिए इसे स्थिर आवेश भी कहते हैं, स्थिर। और इसी से स्थिर विद्युत का जन्म हुआ। तो इस इकाई का नाम है स्थिर विद्युत। इसमें आवेश गति नहीं करेगा, बल्कि इसमें क्या होगा, इसे स्थिर विद्युत का भी नाम दिया गया। और इसे कहा जाता है विद्युत स्थैतिकी, स्थैतिक विद्युतिकी, विद्युत स्थैतिकी। स्थैतिकी में क्या है, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, इसमें विद्युत आवेशों की स्थिर अवस्था में इसमें गति नहीं करता है, स्थिर अवस्था में उत्पन्न बलों, ठीक है, विभवों तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें स्थिर विद्युतों से उत्पन्न बलों, विभवों और क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है, स्थिर विद्युत स्थितिकी में। तो ये इकाई का नाम ही विद्युत स्थितिकी है। तो विद्युत स्थितिकी आपको मालूम हो गई, जिसमें आवेश गति नहीं करता, स्थिर रहता है। और इसमें स्थिर विद्युत अवस्था से आवेश की स्थिर अवस्था में जो बल उत्पन्न होते हैं, विभव उत्पन्न होते हैं या क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत विभव। अब आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है, तो हमने देखा कि रगड़ने पर वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूल गुण है जिनके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। जैसे हम कांच की छड़ को किसी कुचालक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली से रगड़ें, बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो उनमें हल्की वस्तुओं से प्राप्त उनके हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़े हैं, भूसे के तिनके हैं और पंख हैं छोटे छोटे, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का। तो इसी से हमें क्या निकलती है, विद्युत आवेश की परिभाषा। तो विद्युत आवेश क्या हुआ, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई विद्युत आवेश की परिभाषा। अब आता है विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, तो विद्युत आवेश के प्रकार से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से समझते हैं इसको। देखिए क्या है, तो देखो एक पहले रेशम कांच की छड़ को रेशम से रगड़िए और फिर एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़िए। तो इनको दोनों को पास पास लाइए, तो दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर हटाती हैं। अब बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ और दूसरी भी एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई, इस पर भी क्या हुआ, इनको भी पास पास लाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। अब हमें यहाँ तक ये पता नहीं है कि इन पे एक सा भी आवेश हो सकता है, क्योंकि हो सकता है एक सा ही हो, लेकिन ये अब दोनों छड़ अलग अलग हैं, अभी पता नहीं चला है कि दोनों पे कैसा आवेश है। तो अभी हमने ये दिखा दिया है। पर एक तीसरी स्थिति में क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर दोनों को पास पास लाइए। अब क्या होता है इनमें, तो यहाँ तक तो हमें पता ही नहीं था कि दोनों पे एक सा है। अब इनमें क्या हुआ, ये दोनों को आकर्षित करने लगी। तो इससे क्या हुआ भाई, यहाँ तो दोनों में क्या हुआ, यहाँ तो दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन इनमें से अलग अलग छड़ों को पास पास ला रहे हैं तो आकर्षण हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ पर आवेश जो है वो अलग अलग हैं, एक से नहीं है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः विद्युत ये जो है कांच की छड़ और विद्युत आवेश, मैंने बताया था ना पहले दो एक सी छड़ कोई सी भी, दोनों को पास पास लाए और फिर लाए हम किसको, इन कांच की छड़ को एक दूसरे के पास लाए। ठीक है, कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाए तो उनमें आकर्षण हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। तो इससे स्पष्ट है कि इन दोनों छड़ों पर जो आवेश है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः विद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सही है, तो दो प्रकार का होता है। तो इस दो प्रकार के आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन आवेशों को
धनावेश तथा ऋणावेश का नाम दिया था। सही है। तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए क्या होता है धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश क्या है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसको हम आगे अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसको धनावेश कहते हैं। तो इसमें कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब इसी तरह से ऋणावेश क्या है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इसलिए उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो अब आवेशों के गुण, तो ये तो हो गई। तो आवेशों के गुण क्या हैं, आवेशों के गुण हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक से आवेश या तो प्लस प्लस के हों दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या माइनस माइनस के हों दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा। ठीक है। विजातीय आवेश, विजातीय मीन्स विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। बट अब यहाँ एक चीज और नोट करने की है, यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है। तो क्या है यहाँ पे नोट, जो देखिए, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक वस्तु पर कोई सा भी चार्ज है, आवेशित है, धन है या ऋण है, कोई सा भी है, दूसरी पर कोई भी आवेश नहीं है, वो उदासीन है, तो आकर्षित, तो उनमें आकर्षण का वो होगा। ठीक है। जबकि यहाँ आवेश होने चाहिए। दूसरा, प्रतिकर्षण केवल सजातीय आवेश वस्तुओं में भी संभव है। इसमें क्या है, प्रतिकर्षण में दोनों वस्तु एक ही आवेश से आवेशित होनी चाहिए। आकर्षण में दोनों, एक वस्तु विपरीत आवेशों से भी हो सकती है दोनों, या फिर एक वस्तु आवेशित और दूसरी अनावेशित भी हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई हमें आकर्षण से ये पता नहीं लगता कि दोनों वस्तु आवेशित हैं, एक अनावेशित भी हो सकती है। जबकि प्रतिकर्षण से केवल ये प्रतिकर्षण से ही पता लगता है कि क्या है, दोनों वस्तु समान आवेश से आवेशित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण ही आवेश का असली परीक्षण है। ठीक है। आकर्षण से नहीं पता लगा सकते हैं हम। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। अब से पहले आपने केवल यही पढ़ा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विजातीय आवेशों में एक आवेश हो सकता है, दूसरा उदासीन भी हो सकता है, तो भी आकर्षित करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है धनावेशित या ऋणावेशित, मान ले धनावेशित मान लेते हैं, दूसरी वस्तु है उदासीन है, दूसरी है उदासीन। तो उदासीन का मतलब क्या हुआ, दूसरी वस्तु है आपकी उदासीन है ये। ठीक है। दूसरी वस्तु उदासीन है। तो अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों में परमाणुओं से तो मिलकर ये भी बनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो ये पूरी वस्तु में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे यह क्या है, ये प्लस है, तो ये क्या है, ये इस वाली साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस वाली साइड में आकर्षित कर लेगी ये, क्योंकि ये प्लस का चार्ज है। अगर ये माइनस का होता तो ये प्रोटॉन को आकर्षित, माइनस का होता तो इन इलेक्ट्रॉनों को इधर ट्रांसफर कर देता। तो इधर वाला ये, चूंकि ये पास पास हैं, तो इन दोनों के कारण इसमें आकर्षण होगा। तो ये बात नोट करने की है अगली। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। तो आवेश की ध्रुवता क्या है, ध्रुवता किसे कहते हैं, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, यानी कि एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, तो उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं, ध्रुवता पोलैरिटी कहते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है, यह आवश्यक नहीं कि कांच की छड़ पर सदैव धनावेश ही उत्पन्न हो। ठीक है, कांच की छड़ पर, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस वस्तु से रगड़ी गई है। अगर रेशम से रगड़ी गई है तो उस पर धनावेश होगा, अगर ऊन से रगड़ी गई है, ऊनी वस्तु से, तो उस पर ऋणावेश होगा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, और मैं अब देखिए यहाँ एक टेबल दी हुई है यहाँ,
इसमें टेबल में पहली वस्तु है, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर पहली वस्तु पर धनावेश आता है। तो देखिए क्या है, अगर लोहे की छड़ को हम लोहे की छड़ को सिल्क से रगड़ें रेशम से, तो लोहे की छड़ पर धनावेश आएगा। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ें तो बिल्ली की खाल पर धनावेश आता है। उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या आता है, एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है, और इस पर वो एक ही बात है, उल्टा नहीं बोल रहा मैं। ऊनी कपड़े को एम्बर से रगड़ने पर, एम्बर क्या है मैंने बताया था, पीले रंग का कठोर पदार्थ होता है। ऊनी कपड़े पर धनावेश आ जाएगा। ऊनी कपड़े को रबड़ के जूते से रगड़ें तो भी इस पर धनावेश आ जाएगा ऊनी कपड़े पर। ऊनी कपड़े को प्लास्टिक की वस्तुओं से रगड़ें तो भी ऊनी कपड़े पर धनावेश होगा, और जबकि इन पर समान मात्रा में ऋणावेश होगा। अब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो कांच की छड़ पर धनावेश आएगा। ऊनी कपड़े को कांच की छड़ से, जबकि ऊनी कपड़ा पर कैसा आएगा, ऊनी कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ें तो कांच की छड़ पर ऋणावेश आएगा और ऊनी कपड़े पर धनावेश आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये बात की तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बात। अब हमने आवेश आवेश रट लगा रखी है, तो ये आवेश आता कहाँ से है ये देखते हैं। इस आवेश का कारण क्या है, तो आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आवेश का कारण क्या है, तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, परमाणु। और परमाणु के अंदर जो होता है नाभिक होता है। तो ये मैंने क्यों बताए, देखिए तो नाभिक परमाणु की संरचना में क्या होता है, नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो है एक दृढ़ बलों विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं, ये कहीं को नहीं जाते। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये जरा सी इनको एनर्जी मिली और ये छोड़कर चल देते हैं। ठीक है, जरा सी ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए फ्री होते हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। तो देखिए तो जब चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है, तो अब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, तो नाभिक जो है, नाभिक कैसा हुआ, प्रोटॉन के कारण धनावेशित हुआ। और जबकि इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक पर धनावेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इस कारण परमाणु जो है उदासीन होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने दो क्यों बनाए, देखिए अब देखिए मान लीजिए ये कोई दो पदार्थ हैं जिनको हम एक पदार्थ को दूसरे से रगड़ रहे हैं। तो प्रारंभ में मान लीजिए इस पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं 5 प्रोटॉन हैं, तो उदासीन हो गया। और इस पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं 4 प्रोटॉन हैं, ये भी उदासीन है। अब मान लीजिए इस पर किसी के द्वारा, किसी विधि के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर इसमें चला जाता है, इसे कहीं से एनर्जी मिली या इसे आवेशित किया गया, तो इलेक्ट्रॉन इसे पोटेंशियल दिया गया, उससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो इसमें कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन खोने पर इलेक्ट्रॉन बचे 4, प्रोटॉन हुए 5, तो प्रोटॉन पर धनावेश है। प्रारंभ में इस पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन खोने पर 4 इलेक्ट्रॉन इस पर रह गए, 5 प्लस के हो गए, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 प्रोटॉन पहले से हैं, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, धनावेश बढ़ गया, धनावेश इतना ही है, तो 1 इकाई धनावेश हो गया। और इस पर क्या है, 4 प्रोटॉन पहले से हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, 1 इकाई ऋणावेशित हो गया, ऋणावेश हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अतः आवेश का कारण केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही है, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, प्रोटॉन तो अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो अब कोई पूछे तो आवेश का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है आगे, ये है। अब इनकी हम बात करते हैं कण की। कण क्या है, आवेशित हैं ये कण। देखिए एक कण का आवेश देखते हैं, द्रव्यमान देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है द्रव्यमान इसका है। प्रोटॉन का है इतना ही आवेश, पॉजिटिव है, और इसका द्रव्यमान है प्रोटॉन का 1.672 10⁻27, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो आवेश शून्य है, जबकि द्रव्यमान इतना है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसका मतलब क्या है भाई, प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है इसका, क्योंकि
इसका लगभग हज़ारों में गुना ज़्यादा है, हज़ारों में गुना, क्योंकि इसकी चार चार घात कम है, ठीक है, माइनस की। तो प्रोटॉन भारी है, ये है भारी इलेक्ट्रॉन से, ये हल्का है। तो यहाँ प्रोटॉन को हटाना इतना आसान नहीं है। और तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ नाभिक से नाभिकीय बलों द्वारा बंधा हुआ भी है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करते हैं। अब तो जब इलेक्ट्रॉन खोएगा जो भी पदार्थ, तो उसमें क्या धनावेशित तो होगा ही होगा, तो द्रव्यमान भी घटेगा साथ साथ, ठीक है, द्रव्यमान भी घटेगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आएगी, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो कितना, तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो वो द्रव्यमान भी तो लेके जाएंगे। तो ये तो दोनों चीज़ इलेक्ट्रॉन खोने से अभी तक ये बात भी ध्यान रखें कि धनावेश तो आता ही है, द्रव्यमान भी घटता है, और अधिकता से ऋणावेश आता है और द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में है। और दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और ये चैनल आपकी जो है 90+ लाने का वादा करता है, ठीक है। तो थैंक यू।